चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है उसमें आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाल दें तो तुरंत उसकी पीएच बदल जाती है ना। लेकिन कुछ सॉल्यूशन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं जिनमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालें तो उनकी पीएच में बहुत ज़रा सा चेंज देखने को मिलता है, या समटाइम्स वो कह देता है कि उनकी पीएच नहीं बदलती है ना। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम इसे समझेंगे। तो लिखिए, ए बफर सॉल्यूशन इज वन which resists the change in their pH. A buffer solution is one which resists the change in their pH when a small quantity of an acid or an alkali are added to it. A small amount of an acid or an alkali का मतलब base, are added to it. तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है। नॉर्मल सॉल्यूशन से क्या मतलब है? नॉर्मल सॉल्यूशन मान लो आपका पानी है, सिंपल पानी है, या फिर आपका 0.1 मोलर HCl है ना, या फिर 0.1 मोलर CH3COOH है, या 0.1 मोलर NH4OH है। इन्हें मैं अभी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल सॉल्यूशन कह रहा हूँ। अगर इस टाइप का सॉल्यूशन है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाएगा तो इनकी पीएच में ठीक ठाक चेंज हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए जो पीएच का चेंज है, इनमें पीएच का चेंज हो जाता है 2 यूनिट का, है ना। पीएच मान लो आपकी पहले थी 6 और 6 से हो जाती है 4, या 6 से हो जाती है 8। लेकिन अगर यहीं पर बफर सॉल्यूशन हो, अगर यहीं पर क्या हो, बफर सॉल्यूशन हो, तो ये जो पीएच का चेंज है, ये ऐसा हो जाता है जैसे कि 0.02, या फिर ऐसा मान लो कि 0.1, इतना कम चेंज होता है। मतलब 10 गुना कम चेंज हमें देखने को मिलता है ना। तो कई बार वो बोल देता है कि इनकी पीएच लगभग कांस्टेंट बनी रहती है, मेंटेन रहती है, और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के हैं। तो लिखिए, बफर सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। बफर सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले टाइप का है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहले टाइप का है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो पीएच तैयार करते हैं उसकी पीएच इन जनरल 7 से कम होती है, और ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो पहले लिखेंगे फिर आगे समझते हैं। एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज सिंपली वन एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन is simply one which has a pH less than 7, ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरली 7 से कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, फुल स्टॉप। एसिडिक बफर सॉल्यूशन आर कॉमनली मेड, आगे लिखिए इसमें, एसिडिक बफर सॉल्यूशन आर कॉमनली मेड from a weak acid and salt of it with a strong base
salt of it with strong base, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, दैट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए हमें इनमें क्या चाहिए होता है, वीक एसिड, हमें इनमें वीक एसिड चाहिए होता है और वीक एसिड के साथ इनका कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट, और इनका कॉन्जुगेट चाहिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ वीक एसिड CH3COOH एक वीक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट होता है CH3COO माइनस, है ना। अब ये CH3CO माइनस इंडिपेंडेंट स्पेस ही नहीं है, ये ऐसे अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3CO माइनस Na प्लस, मतलब इसका सोडियम सोल्ट, दैट मीन्स इट्स कॉन्जुगेट के बजाय इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इस एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सोल्ट बनेगा मैं उस सोल्ट को ले लेता हूँ। CH3COH की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो बनेगा CH3CONa, तो मैं ले लेता हूँ CH3COH और उसके साथ में CH3CONa, तो इसमें से मुझे CH3CO माइनस मिल जाएगा। और देखिए HCOOH ये एक वीक एसिड है और मैं यहाँ पे ले लूँगा HCOONa। नेक्स्ट देखिए H2CO3, H2CO3 एक वीक एसिड है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी एसिड का कॉन्जुगेट क्या है, एक H निकलने के बाद जो स्पेसी बनती है वही इसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पर देखिए 2 H निकल सकते हैं, आपको 2 स्पेसी मिल सकती हैं, एक तो मिल सकती है HCO3 माइनस और एक मिल सकती है CO3 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट है HCO3 माइनस, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे NaHCO3। उसी तरीके से H3PO4 और उसके साथ हम यहाँ पे ले लेंगे NaH2PO4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोई आपको वीक एसिड लेना है और आपको उसका चाहिए कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट डायरेक्ट नहीं मिलता तो हम उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा के सोल्ट बना लेते हैं और उस सोल्ट को ले लेते हैं। तो ये भी जो भी कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं ये आपको एक एसिडिक बफर बना के देंगे। इसको लिखिए हो गया। सेकंड टाइप का CO3 माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि HCO3, H2CO3 और HCO3 माइनस ये आपस में, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। H2CO3 और CO3 माइनस आपस में इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, है ना। जो जस्ट कॉन्जुगेट होता है हम उसी को ले सकते हैं, इसके आगे वाला नहीं। मतलब H2CO3 के साथ हम HCO3 माइनस ले सकते हैं, H2CO3 के साथ आप CO3 माइनस नहीं ले सकते। आगे इस पर एक बार और जानकारी डालेंगे। सेकंड टाइप का देखिए, सेकंड टाइप के हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन या फिर इन्हें बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है।
अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या था, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या होगा, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट। तो लिखिए एन एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन, एन एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन, एन एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन हैज ए pH greater than 7, has a pH greater than 7, has a pH greater than 7, जनरली लिख लीजिए ब्रैकेट में, जनरली। आगे लिखिए एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन आर कॉमनली मेड, एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन आर कॉमनली मेड फ्रॉम ए वीक बेस, from a weak base and salt of it, and salt of it, and salt of it with strong acid, and salt of it with strong acid, with strong acid। ब्रैकेट में लिखिए that is its conjugate acid, that is its conjugate acid। तो यहां पर देखिए हमें यहां पे लेना होगा एक वीक बेस, और वीक बेस के साथ इट्स कॉन्जुगेट, है ना, इट्स कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट एसिड। हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड लेना होगा। जैसे यहां पर देखिए NH3 अमोनिया, और अमोनिया के का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, जब उस पर H+ ऐड हो जाएगा तो NH4+, मतलब NH4Cl, है ना, ये दैट मीन्स इसका इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आप इसकी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो जो मिलेगा, NH3 पानी में डलने पर सेम यही NH4OH ही बन जाता है। तो कई बार वो NH3 लिखेगा, कई बार NH4OH, तो ये एक ही चीज़ है ना, NH4OH। अगला देखिए CH3 NH2 मिथाइल एमीन है, ये एक वीक बेस है। अब आपको चाहिए CH3 NH3+, आपको क्या चाहिए, CH3 NH3+ चाहिए। तो अब CH3 NH3+ के लिए क्या करोगे, इसकी रिएक्शन आप HCl से करा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा CH3 NH3+ और Cl-, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इसका नाम एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन, ये भी एक वीक बेस है। आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, तो यहां पर आपका बन जाएगा NH3+, Cl-, ये हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही आपका ये आपका होता है N, क्या नाम है इसका, कोई बताएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या है, हाँ पिरिडीन इसका नाम है, ये भी एक वीक बेस है। अब आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, तो आपको मिल जाएगा ये NH, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका Cl-, पिरिडीनियम क्लोराइड, पिरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वीक बेस ले लीजिए, और उसका कॉन्जुगेट आपको चाहिए, है ना, आपको उसका कॉन्जुगेट चाहिए, कॉन्जुगेट अलग से नहीं मिलता, तो आप उसकी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। जैसा कि CH3 NH2 आपको चाहिए CH3 NH3+, तो आप इसकी जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये मिलेगा CH3 NH3+ Cl-, तो आपको ये CH3 NH3+ मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखिए
हो गया, चलिए। How to make a buffer in laboratory? आप केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं और आपको एक बफर सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए हमें ये बफर बनाना है CH3 COH और CH3 COONA। हमें ये बफर तैयार करना है। लिखना बंद करिए, यहाँ देखिए, है ना। मेथड 1, आप केमिस्ट्री की लैब में गए। मान लो आप केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, आपका लैब असिस्टेंट है राजू नाम का। तो आप क्या बोलेंगे, राजू भाई ले आ एसिटिक एसिड ले आ, और क्या ले आ, सोडियम एसीटेट ले आ। एसिटिक एसिड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, बोतल होगी कोई, और सोडियम एसीटेट का सॉल्ट होगा। तो वो लाके आपको दोनों चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बीकर लोगे, बीकर में पहले से मान लो कुछ पानी आपने लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसमें CH3 COH डाल दोगे, है ना, और उसमें CH3 COONA उसमें डाल दोगे, है ना। ठीक है,
ये दोनों डाल दोगे, ये दोनों डालने के बाद आपको एक बफर मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका। मेथड 2, मेथड 2 में क्या है कि आप लेबोरेटरी में गए, आपने बोला कि भाई राजू ले आ, अगले दिन 4-5 दिन बाद गए, आपको फिर बफर बनाना है कि भाई एसिटिक एसिड ले आ और सोडियम एसीटेट ले आ। अब वो कहता है कि सर सोडियम एसीटेट तो ख़त्म हो गया है ना, कल बच्चों ने वो जो है ज़्यादा यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गया सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड है। तो आपके पास लेबोरेटरी में केवल एसिटिक CH3COH है और CH3CONA नहीं है, तो क्या फिर भी बफर बना सकते हो आप? उसके अलावा CH3CONA के अलावा दुनिया के सारे रिएजेंट मौजूद है लैब में। आप बताइए कैसे? यस, हाँ। आप यहाँ पे क्या लोगे? अगेन बीकर लोगे, है ना, आप उसमें डालोगे CH3COH डालोगे, उसके A मोल डालोगे और साथ में आप डालोगे यहाँ पर NaOH, साथ में आप यहाँ पर क्या डालोगे? NaOH डालोगे और उसके यहाँ पर डालोगे B मोल। और ये ध्यान रखते हुए कि आपका जो A है वो B से बड़ा रहे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब आप CH3COH डालोगे और NaOH डालोगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। CH3COOH एसिड है, NaOH बेस है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CH3COONA और साथ में आपका ये H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने A मोल लिए हैं इसके, आपने इसके B मोल लिए हैं और A B से बड़ा है, मतलब B A से छोटा है। तो आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? B माइनस B, A माइनस B और यहाँ पर B। तो ये तो खत्म हो गया। क्या बचा? आपके पास CH3COH बचा और आपके पास CH3CON बन गया, ये बन गया। तो ये बचा और ये बन गया, तो वापस से क्या बन जाएगा? ये बफर बन जाएगा, बन गया बफर, है ना। अब एक तीसरा तरीका, इसमें क्या करने वाले हैं हम? इसमें हम क्या हाँ CH3COH। अब वो जाके बोलता राजू भाई ले आ एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। तो कहता है कि सर आज एसिटिक एसिड नहीं है लैब में, बाकी सब है, तो क्या करोगे आप? H2O की H2O में क्या? तो उससे क्या होगा? सोडियम एसीटेट को पानी में घोलने से एसिटिक एसिड थोड़ा ना बन जाएगा, HCl, हाँ CH3CONA और उसके साथ हम HCl डाल देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेथड 3 में यहाँ पर हम CH3CONA ये डालेंगे और इसका A मोल और साथ में हम डालेंगे HCl और उसका B मोल। और ध्यान ये रखेंगे कि A B से बड़ा हो। तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपने डाला CH3COONA, साथ में हम डाला HCl, ये आपस में रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे CH3COOH और प्लस आपका NaCl। NaCl स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पर ले रहे हैं A मोल इसके, B मोल इसके। आफ्टर रिएक्शन होने के बाद B माइनस B हो जाएगा क्योंकि B छोटा है, A माइनस B और यहाँ पर आपका B। HCl तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास CH3CONA बच गया और CH3COH आपके पास ये बन गया। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे आप बफर तैयार कर सकते हैं। ये तो हमने लेबोरेटरी टाइप का ऐसा एक सीन लेकर किया, लेकिन जब वो आपके क्वेश्चन आएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि ये इतना, ये इतना। एक फॉर्मूला अभी हम इसका ड्राइव करेंगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। कई बार आपको सीधा डाटा नहीं देगा, आपको देगा कि ये इतना डाला, ये इतना डाला, आप बताइए। तो आपको पहले रिएक्शन करनी होगी। रिएक्शन करने के बाद इन सब के मोल्स देखने होंगे किसके कितने हैं या बचे हैं, और उसके बाद आप वो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं जब आपका ये बफर बन सकता है। ठीक, इसको लिखिए। अगर B ग्रेटर देन A हो जाता तो क्या बचता? NaOH बचता ना, और CH3COH। और हमें बनाना क्या है? जब वो CH3COH बचेगा ही नहीं तो आप बफर कहाँ बना पा रहे हो?
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बफर एक्शन। बफर एक्शन तो हमने जब ये शुरू किया तो हमने यही बताया कि जब कोई नॉर्मल सॉल्यूशन हो उसमें आप एसिड या बेस डालो तो उसकी पीएच अचानक से चेंज हो जाएगी, लेकिन बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है या बहुत थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि बफर आने वाले एसिड या बेस को जो है कि इफ़ेक्ट को रेसिस्ट करते हैं। तो किस तरीके से एक बफर सॉल्यूशन है जो एसिड या बेस के अटैक को या फिर एडिशन को रेसिस्ट करता है। तो हाउ बफर एक्शन का मतलब है हाउ ए बफर resists the change in their pH। एक बफर सॉल्यूशन कैसे रेसिस्ट करता है कि उसकी पीएच चेंज ना हो। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लेंगे ये बफर CH3 COH और CH3 CONA, ये बफर सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मौजूद हैं, एक CH3COH और एक CH3CONA। साथ साथ मत लिखा करो, है ना। CH3COH की नेचर कैसी है, एसिडिक है, ये एसिड है या बेस है, ये कैसा है, एसिडिक। ये एसिडिक कंपोनेंट है ना, ये आपका एक एसिडिक है। और ये कैसा है,
बेसिक, है ना। अब यहाँ पर देखिए, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, जैसे कि NaOH, ये आपके पास एक बफर बन चुका है। अब इस बफर के अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल रहे हैं, जैसे कि NaOH डाल रहे हैं। तो आपके पास बीकर है, बीकर में CH3COH है, CH3CON है, और आपने डाला NaOH। तो उस NaOH के साथ कोई रिएक्ट करने के लिए इन दोनों में से आएगा, या बस वो आके अपने OH माइनस फैला देगा? यस, CH3COH तुरंत एक तरीके से रिएक्ट करेगा उसके साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3COH होगा, आपने यहाँ पर NaOH डाला, और NaOH डालने के बाद ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद आपका ये CH3COO Na बना देगा, और यहाँ पर प्लस का H2O। अब क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में है, मान लो आपका यहाँ पर ये X है और ये आपने Y डाला है, और यहाँ पर आपका Y छोटा है X से, स्मॉल अमाउंट में डाला है, तो रिएक्शन होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये Y माइनस Y हो जाएगा, यहाँ पर ये X माइनस Y, और ये Y बन जाएगा। दैट मीन्स NaOH को हम खत्म कर लेंगे, NaOH को हम खत्म कर लेंगे, और NaOH के Y मोल जो थे उसके खत्म होकर काउंटर में क्या बन गया, CH3COH Na। मतलब NaOH को हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, NaOH को हमने CH3COO Na बना दिया। NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो CH3COO Na है, वो अगर पानी में CH3COO Na डाला जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है या वीक बेस की तरह? CH3COO Na एक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है। ये ऐसे ही है जैसे कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो मतलब बेस था, बेस अब खत्म हो चुका है, सोल्ट बन चुका है, बस वो सोल्ट बेसिक है। तो पानी में डालोगे तो सॉल्यूशन को हल्का सा बेसिक बनाता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मतलब आप इसे वीक बेस की तरह ट्रीट मान सकते हैं, है ना, आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ये वीक बेस है। तो आपने बड़ी चालाकी से क्या कर दिया, आपने बड़ी चालाकी से एक स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता अगर उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं होता, और आपने उसको क्या बना दिया, वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया। आपको उसने एक वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जा रहा है, उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, सर पे काफ़ी तेज चोट आ जाएगी, है ना। अब उसी में हेलमेट लगाया हुआ है, सेम एक्सीडेंट अगर होता है तो इम्पैक्ट हेलमेट पर आएगा और उससे सर पे आने वाला इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो चीज़ें तो उतनी हुई, इम्पैक्ट तो उतने ही लगे हैं, लेकिन फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। तो बेस तो हमने उतना ही डाला, लेकिन बेस को काउंटर करने के लिए स्पेस ही मौजूद है, और उसने इसको वीक कंपोनेंट में बना दिया है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं काउंटर होता तो मान लो pH में चेंज हो जाता 2 का, अब होगा वो 0.2 का या 0.02 का, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगला देखिए, बी, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं HCl। तो जब आप HCl डालोगे उसमें, इसके अंदर, तो वो ऐसी जस्ट अपने H+ फैला देगा या उसको कोई काउंटर करने के लिए आएगा? CH3COO Na उसको काउंटर करने के लिए आएगा। तो देखिए CH3COO Na उसको काउंटर करने के लिए आया, तो रिएक्शन होगा क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा और प्लस आपका NaCl। NaCl स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो पानी में अगर आप NaCl डालते हो, पानी की pH 7 है, पानी में NaCl डालने के बाद पानी नमकीन हो जाएगा, लेकिन pH फिर भी 7 ही रहती है, तो pH पर फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो अगेन देखिए, यहाँ पर ये X है और यहाँ पर ये Y है, और यहाँ पर Y आपका कम होगा X से, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में हम इसे डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Y माइनस Y हो जाएगा, यहाँ पर X माइनस Y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Y। तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके रिजल्ट में क्या बन गया, Y मोल HCl से क्या बन गया, Y मोल CH3COH बन गया। तो हमने बड़ी चालाकी से एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका था ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और उससे हमने क्या बना दिया, एक वीक एसिड बना दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर 100 मॉलिक्यूल डाले जाते तो 100 के 100 डिसोशिएट होकर H+ दे देते। अगर CH3COH के आप 100 मॉलिक्यूल डालते हो तो CH3COH 4-5% डिसोशिएट होता है, तो 4 या 5 मॉलिक्यूल हैं जो H+ देंगे। तो रिजल्ट जो एक तरीके से इफेक्ट है वो
सैकड़ों गुना मतलब या दसियों गुना आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से बफर अपनी पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है, वो आने वाले जो भी कंपोनेंट है उन्हें सीधा ऐसा फैलने नहीं देता, उन्हें रेसिस्ट करता है ना। ये ऐसे ही है, अगर बॉर्डर पर सेना ना हो तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी सीधी घुसी चली आएगी, हमारी वहाँ पे फौज खड़ी है तो तुरंत रेसिस्ट करती है, भगो वहाँ से, ऐसा होता है। तो अगर नॉर्मल सॉल्यूशन होता, आप एसिड या बेस डालते तो तुरंत OH- OH+ फैल जाता, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे मौजूद था, तो इनका जो इफेक्ट था वो बहुत कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं बफर एक्शन। हो गया, चलिए अभी चलते हैं। पीएच ओपन बफर, इसका नाम है इक्वेशन का हेंडरसन हैसेलबैच हैसेलबैच इक्वेशन ना। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यही बफर ले लेता हूँ CH3
COH और CH3COO माइनस, ये है एक्चुअली बफर। Na का कोई रोल नहीं है, तो बफर जो है वो मेरा CH3COH और CH3CO माइनस में है ना। मुझे एक ऐसी रिएक्शन चाहिए जिसमें CH3COH भी आता हो, CH3CO माइनस भी आता हो और H प्लस भी आ जाए। अगर वो एक इक्वेशन मुझे मिल जाती है तो इन दोनों के डलने से कितनी pH का बफर बनेगा वो मैं एस्टेब्लिश कर पाऊंगा। तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें CH3COH, CH3CO माइनस और H प्लस हो? बताइए। ये जो रिएक्शन होती है CH3COH CH3COO माइनस प्लस H प्लस और यहाँ पर Ka, ये रिएक्शन क्या दिखाती है? ये रिएक्शन क्या शो करती है? एसिड है? नहीं। एक ब्रॉडर मीनिंग में क्या दिखाती है रिएक्शन ये? CH3CO माइनस का आयन और H प्लस का आयन CH3COH बनाता है और CH3COH पूरा वो मॉलिक्यूल टूट के दो आयन बनाता है। कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। ये रिएक्शन जो है CH3COH, CH3CO माइनस और H प्लस में आपस में रिलेशन दिखाती है, जो रिलेशन Ka से बंधा हुआ है ना। ये जो Ka है ये इन तीनों की कंसंट्रेशन में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो ये बनाती है। ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि केवल CH3COH के डिसोसिएशन को दिखाती है, आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसे उल्टा यूज करके एसोसिएशन के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली Ka को पता है कि इन तीनों की कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा, ये बताती है ना। चलिए तो यही लिख लेते हैं हम यहाँ पर, Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। इस H प्लस को नीचे ले आइए, Ka को इधर भेज दीजिए। 1/H प्लस इक्वल टू 1/Ka और मल्टीप्लाई में CH3COO माइनस और डिवाइड बाय CH3COOH। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। टेक लॉग एट बेस 10, है ना, ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा? लॉग 1/H प्लस इक्वल्स टू लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में बदल देगा 1/Ka प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। log 1/H प्लस माइनस log H प्लस एंड इक्वल्स टू pH। log 1/K इक्वल्स टू माइनस log Ka इक्वल्स टू pKa। तो ये आपका बन जाएगा pH इक्वल्स टू pKa प्लस log। अब यहाँ पर मैं इसके लिए ये एसिडिक बफर था, तो यहाँ पे ये लिख दूँ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। जनरलाइज कर दिया मैंने अब इस फॉर्मूले को, तो ये आपका एक ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपका pH का फॉर्मूला आ गया जब आपका एसिडिक बफर हो। ठीक है, अब यहीं पे ही देखिए pH इक्वल्स टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट कंसंट्रेशन, जो कि मोलरिटी में रखेंगे। अभी जो बफर सॉल्यूशन है इसका मान लो वॉल्यूम VmL है, तो VmL से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे VmL। अगर कंसंट्रेशन को मैं वॉल्यूम से डिवाइड मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता है? मिली मोल्स, ml है ना ये। तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log मिलीमोल ऑफ कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मिलीमोल ऑफ वीक एसिड। तो आपके पास इसके दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, सिमिलरली
सिमिलरली फॉर बेसिक बफर के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा, POH इक्वल टू PKB और प्लस इसके अकॉर्डिंग log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। और इस तरीके से POH इक्वल्स टू PKB प्लस log मिलीमोल्स ऑफ कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मिलीमोल्स ऑफ वीक बेस, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, वहीं आगे देखिए नेक्स्ट है टर्म इसी में ही बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, ठीक है, बफर कैपेसिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड पर लीटर ऑफ बफर और डिवाइड बाय चेंज इन pH ऑफ बफर, चेंज इन pH ऑफ बफर। ठीक है, 1 लीटर आपके पास बफर था, उसमें आपने कुछ मोल्स डाले एसिड के या बेस के, और फिर नीचे डिवाइड में चेंज इन pH ऑफ बफर। तो ऑब्वियस है कि pH में चेंज अगर बहुत कम आएगा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी मतलब ज़्यादा बफर कैपेसिटी आएगी। तो जितना कम चेंज होगा उतना ही बफर जो अच्छा बफर बना है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए किसी एसिड, अगर हम एसिडिक बफर की बात करें तो pK तो उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो रेशो है, जब ये रेशो बदलेगा तो फिर ये अलग अलग pH का बफर बना सकता है ना। मान लो एसिटिक एसिड है, एसिड का जो pK है वो 5 है, ठीक है। अगर ये जो रेशो है ऊपर वाली वैल्यू 10 हो जाए, नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाए, तो ये log आपको 10 देगा। log 10 मतलब 1, तो आप pH कितनी pH का बफर बना रहे होगे 6। अगर दूसरे केस में अगर ये वैल्यू 1 हो जाए और ये आपकी 10 हो जाए तो ये हो जाएगा log 1/10, तो मतलब -1। तो आप कितनी pH का बफर बना रहे होगे 4 का। मतलब ये जो रेशो है इसके बदलने से एक पर्टिकुलर एसिड और उसका कॉन्जुगेट अलग अलग रेंज का बफर बना सकता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि गुड बफर और एक बैड बफर। वो कहता है कि गुड बफर तब होगा जब ये जो रेशो है, ये जो log की वैल्यू है ये 0 हो। दैट मीन्स वो बफर सॉल्यूशन जिसकी pH pK के बराबर हो वो बेस्ट बफर होता है उसका बफर कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम आता है। फॉर गुड बफर द वैल्यू ऑफ log concentration of conjugate divided by concentration of weak acid is minimum। मिनिमम का मतलब वैल्यू मोड उसका, मिनिमम में ये नहीं कि -2 ज़्यादा होगा। तो इसे कैसे लिखें, मिनिमम का मतलब ये माइनस भी तो दे सकता है। मिनिमम का मतलब ये है, आप ये लगा लो, फिर मोड लगा लो, है ना। ये जिसका मैग्नीट्यूड है ये कम से कम हो, मतलब इसकी वैल्यू 0 के क्लोज हो। अगर आपने 2 बफर बनाए जिसमें एक ये वैल्यू जो है ये 0.1 आ रही है और एक में आ रही है 1, तो 0.1 वाला ज़्यादा अच्छा बफर बोला जाएगा, उसकी बफर कैपेसिटी आपकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बफर की थ्योरी खत्म होती है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, इसको लिखिए।